गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोगों ने जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर जो है, हमने काफ़ी सारे फॉरेस्ट जो थे लाइक एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिसीडियस फॉरेस्ट, ये हमने डिस्कस कर लिए थे। एंड नाउ वी विल स्टार्ट द न्यू फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो बच्चों, कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं ये हमें मोस्टली जो हमारा जोग्राफिकल लोकेशंस होती है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये हमें हायर लैटिट्यूड्स यानी कि 50 to 70 डिग्री, जो अगर हम मैप पर या ग्लोब पर देखें तो वहाँ हमें देखने को मिलते हैं ये वाले फॉरेस्ट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो स्पेक्टेकुलर कॉनिफ फॉरेस्ट है जो ये यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब हिमालय वाला जो पार्ट, अगर हम इंडिया की बात करें तो हिमालय वाले पार्ट में हमें ये वाले फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। एंड इन्हें हम टैगा के नाम से भी जानते हैं। एंड आप लोग भी अपनी बुक में इसको मार्क कर लीजिए कि दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अ टैगा। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड्स। ये जो फॉरेस्ट है ये हमें हायर एल्टीट्यूड्स पर भी मिलते हैं। एल्टीट्यूड्स होती है हाइट, यानी कि जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे आपको ये वाले फॉरेस्ट जो हैं इनका टाइप्स देखने को मिलेगा। दीज आर द ट्रीज़ विच सलीमा फाउंड इन द हिमालय इन अबेंडेंस। और ये वही ट्रीज़ हैं जो कि सलीमा ने देखे थे बस में से जब वो ट्रैवल करती हुई मनाली जा रही थी। दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज़। ये बहुत लंबे पेड़ होते हैं, सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज़ हैं। द वुड ऑफ दीज ट्रीज़ आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प। और ये वाले जो बच्चों पेड़ होते हैं ना, जितने भी ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, इनका जो पल्प होता है उसका यूज़ किया जाता है पेपर बनाने के लिए, न्यूज़ प्रिंट के लिए। और जो आप लोग जैसे घर में मैच बॉक्स यानी जो माचिस होती है उसकी तीलियाँ जो होती हैं, मैच बॉक्स बनाने के लिए यूज़ होता है, पैकिंग बॉक्सेस बनाने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इनकी लकड़ी बहुत सॉफ्ट होती है। और इनके एग्जाम्पल है चेर, पाइन, सेडार आर द इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज़ इन दीज फॉरेस्ट। अब जैसे कि सेडार है, इसका यूज़ तो आजकल कॉस्मेटिक्स में भी होने लगा है, ठीक है। और यहाँ पर एनिमल्स भी जो मिलते हैं वो हैं सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर। पोलर बियर तो आपने देखा ही होगा। ये यहाँ के कॉमन एनिमल्स हैं जो यहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। टैगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। बच्चों, जो टैगा वर्ड है वो रशियन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है ऐसी वेजिटेशन जिसको छुआ ना गया हो और जो अनटच्ड हो। ऑब्वियसली जब कोई चीज़ बहुत हाइट पर है तो वहाँ पर बहुत कम लोग ही वहाँ जा पाएंगे और बहुत ही कम उनके साथ में किसी भी तरह की जो है जैसे छेड़ना और ये सब चीज़ें कम होंगी, तो इसीलिए उनको टैगा कहा जाता है। दैट मीन्स कि प्योर और अनटच्ड। आगे देखिए, ये देखिए हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट दिखाए हुए हैं और ये स्नो कवर्ड कॉनिफेरस आपका जो जैसे आप क्रिसमस ट्री देखते हैं वो भी इसी तरह के। तो अब जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे तो आपको इस तरह के ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। लाइक आप मान लीजिए कि आप घूमने गए हैं मनाली, रोहतांग पास, हिमाचल, है ना, तो वहाँ आपको इसी तरह के ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। देन आता है हमारा ग्रासलैंड। अब बच्चों, अभी तक हमने बात की थी फॉरेस्ट की। हमने देखा था कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। फर्स्ट इज़ फॉरेस्ट, सेकंड इज़ ग्रासलैंड एंड थर्ड इज़ श्रब्स। तो अभी ग्रासलैंड की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है, दीज ऑकर ऑन इधर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। ये जो है आपको इक्वेटर के पास भी मिलेंगे, इक्वेटर लाइन के पास अगर हम मैप देखें, और ये जो है ट्रॉपिकल एरियाज़ तक एक्सटेंड होते हैं। ये जो वेजिटेशन होती है इसके लिए कम बारिश की ज़रूरत होती है और मॉडरेट एरिया होता है। और मतलब यहाँ पर जो लंबी लंबी घासें उगती हैं, ठीक है, जैसे कि 3 से 4 मीटर तक की हाइट की, इनको सवाना ग्रासलैंड है। जैसे अफ्रीका में, अभी आपको मैं दिखाऊंगी वीडियो के थ्रू भी, सवाना ग्रासलैंड जो है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में आता है, जो कि अफ्रीका में पाई जाने वाली घास का एक टाइप है। और इसमें जो एनिमल्स मिलते हैं ये हैं एलिफेंट्स, ज़ेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स। ये सारे एनिमल्स आपको ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे जिराफ दिखाए हुए हैं यहाँ पर। फिर है टेम्परेट ग्रासलैंड। ये है दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। यूजुअली ग्रास हियर इज़ शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। अब यहाँ की जो टेम्परेट ग्रासलैंड है बच्चों, ये थोड़ा सा मिड लैटिट्यूडनल एरियाज़ में मिलती हैं और ये जो है कॉन्टिनेंट्स के अंदर वाले पार्ट में मिलेंगी। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अफ्रीका है तो अफ्रीका का जो बिल्कुल मिडल वाला पार्ट है वहाँ आपको इस तरह की ग्रास देखने को मिलती हैं।
और ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के कंपैरिजन में यहाँ जो घास की हाइट है वो कम होती है, लेकिन काफ़ी ये न्यूट्रिशियस होती हैं। यहाँ पर वाइल्ड बफेलोज मिलते हैं, बाइसन्स मिलते हैं, एंटीलोप्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी थॉर्नी बुशेस। अब देखिए ग्रासलैंड जो है बच्चों, इनको अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। लाइक ये आप अपनी नोटबुक में भी लिख लेना। ईस्ट अफ्रीका में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है उसको सवाना बोलते हैं। ब्राज़ील में से कंपोज बोलते हैं। वेनेजुएला में से लानोस बोलते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना में ये टेम्परेट ग्रासलैंड पंपास कहलाती है। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी कहलाती है। साउथ अफ्रीका में विल्ड कहलाती है। और अगर हम सेंट्रल एशिया या एशिया की बात करें तो इसे स्टेपी कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया जो है वो भी एशिया का पार्ट है, और अगर एशिया में इस तरह की ग्रास पाई जाएगी तो उसे स्टेपी कहा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेट ग्रासलैंड को डाउन कहते हैं। तो ये आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार, तो इसको आप नोटबुक में भी लिख लेना। देन उसके बाद अब थॉर्नी बुशेस की बात हो रही है। These are found in the dry desert-like region. Tropical deserts are located on the western margins of the continents. यानी कि we have 7 continents and 7 continents का अगर हम मेजरली बात करें तो जो उनका वेस्टर्न पार्ट है, लाइक जो आपका लेफ्ट हैंड है अगर, तो उस तरफ जो कॉन्टिनेंट का पार्ट होगा वहाँ पर ये थॉर्नी बुशेस जो है, ड्राई डेजर्ट एरिया है बिकॉज ऑफ, तो उस एरिया में ये थॉर्नी बुशेस यानी कि झाड़ियाँ जो कह सकते हो आप, कांटेदार झाड़ियाँ वो पाई जाती हैं। The vegetation cover is scarce here because of scanty rain and scorching heat. यानी कि यहाँ पर जो ये वेजिटेशन है ये बहुत कवर्ड होती है। स्केर्स मतलब मोटी छाल वाली होती है, और यहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा चुभने वाली होती है। इस वजह से क्या होता है, इन वेजिटेशन की जो लीव्स हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं और अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती हैं, और इनके ऊपर कांटे होते हैं जिससे कि पानी जो है वो जो है हीट के साथ साथ इवापोरेट ना हो। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप। आपको क्या करना है, वर्ल्ड का मैप लेना है और उसमें डेजर्ट रीजन जो 7 कॉन्टिनेंट्स में है वो आपको दिखाने हैं। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। क्या आप बता सकते हैं कि ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया का नाम क्या है। ये आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा। हमारा जो इंडिया में राजस्थान जो है उसमें ये डेजर्ट है। अब इसका नाम आप सजेस्ट करेंगे। नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्नड अर्लियर। और कौन सा एनिमल है अगर हम इंडिया की बात करें तो डेजर्ट में जो पाया जाता है। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। जब आप पोलर रीजन की तरफ जाते हैं तो जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हियर। तो बच्चों यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन होती है उसकी ग्रोथ जो है बहुत ही लिमिटेड होती है। इसी वजह से यहाँ पर ना तो आपको ग्रासेस मिलेंगी, ना बुशेस मिलेंगे, ना ट्रीज़ मिलेंगे। यहाँ मिलेंगे आपको मॉसेस, लाइकेंस। ये बहुत छोटी छोटी श्रब्स होती हैं। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। और ये भी कब ग्रो होती हैं, जब बहुत छोटे टाइम के लिए गर्मियाँ इस एरिया में, पोलर एरिया में देखी जाती हैं, तब ये जो है मॉसेस और लाइकेंस ग्रो हो जाते हैं, और इनको टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन भी कहते हैं। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द पोलर एरियाज़ ऑफ यूरोप। और इस तरह की जो वेजिटेशन है ये यूरोप के पोलर एरियाज़ में देखने को मिलती है, एशिया के पोलर एरियाज़ में देखने को मिलती हैं, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है। एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी पर जो फर होता है, खाल होती है, वो बहुत मोटी होती है, स्किन भी बहुत मोटी होती है, जो कि उन्हें कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाती है। जैसे कि सील है, वॉलरसेस है, मस्क ऑक्सन है, आर्कटिक आउल है, पोलर बियर है, स्नो फॉक्सेस हैं। ये सब एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। Salima's father show her some photographs of thick forest. In some of the photographs, Salima observed that people were cutting trees and clearing the forest. Her father explained that the local people wanted their land for agriculture and settlement. अब सलीमा के फादर जो है वो उसको कुछ फ़ोटोज़ दिखाते हैं जहाँ बहुत घने जंगल थे, और कुछ फ़ोटोज़ में सलीमा ने ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ पेड़ जो हैं वो काट दिए गए हैं। उसके फादर ने बताया कि जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो ज़मीन है जिस पर जंगल उग रहे हैं उनको वो अपने घर बनाने के लिए और खेती के लिए यूज़ करें। सो दे क्लियर्ड अप द फॉरेस्ट, इसीलिए वो जंगलों को काट रहे हैं। सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ़ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो। तो वो कहती है, वो सोचती है कि अगर सारे ही पेड़ काट दिए जाएंगे तो जब जो वाइल्ड लाइफ यानी जो एनिमल्स है वो कहाँ जाएंगे। विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन।
क्या फॉरेस्ट दोबारा से अपनी शेप में आ पाएंगे? इफ़ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस विल देयर बी इनफ ऑक्सीजन? क्या अगर इसी तरह पेड़ कटते रहे तो क्या हमारे जो प्लेनेट पर ऑक्सीजन इनफ बचेगा? वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स अवेलेबल इन फ्यूचर? क्या ये सभी चीज़ें हमें फ्यूचर में अगर फॉरेस्ट नहीं हुए तो अवेलेबल हो पाएंगी? अब ये देखिए बच्चों, ये वॉलरस है, ये पोलर बियर है, ये सील है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाती हूँ ग्रासलैंड की, और मोसेस क्या होते हैं, लाइकेंस क्या होते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा ये चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों। Also affects the biome of grassland. Due to the expanse of the land, wind blows harder countries. This is the grassland biome. There is more rain in the tropics than in the temperate grassland. The hot, wet climate makes tropical grassland a different place from temperate grassland. There are more trees and bushes, and grass grown here is much faster and taller. Africa is the best part of the world to compare two grassland biomes. Vast areas of this continent are covered with savanna tropical grassland, dotted with trees and woodland. Further towards south, there is lesser rain and winters are cooler. Temperate grassland takes over in southern Africa. The main type of grassland here are called veldt. Generally, यहाँ पे बच्चों देखिए, आपको मैं लाइकेंस एंड मॉसेस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि लाइकेन एंड मॉसेस क्या होते हैं. Types of organisms. So let's take a look at these small but amazing organisms called lichen and moss. Nestled among the trees, the rocks, the moss, and the water is an often overlooked organism, but an amazing organism, and that is lichen. A lichen is a composite organism which is the result of algae or cyanobacteria living among the filaments of multiple fungi species in a mutualistic relationship. If you recall, they are the only prokaryote. May have tiny leafless branches. They may have flat leaf-like structures that look like flakes. तो बच्चों, ये मैंने आपको थोड़ा सा वीडियो दिखाया टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ. एंड आई होप कि ये एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी हैं, एंड आपने अगर चैप्टर ध्यान से सुना हो, पढ़ा हो, और वीडियोस अगर अच्छे से देखी हो, और एक क्लास अगर ली हो आपने, तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे. और अगर आपको फिर भी नहीं आते हैं तो आप मेरे से पूछिएगा. आपको ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है. गिव रीज़न है यहाँ पर. एनिमल्स इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन. वाई? बिकॉज ऑफ, वो जो है इनकी इसलिए होती है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है और ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्रीज़ जो है वो अपनी लीव्स गिरा देते हैं ड्राई सीजन में. वो किस लिए? वाटर को अपने अंदर प्रोटेक्ट रखने के लिए, या फिर अपने अंदर वाटर की क्वांटिटी को बनाए रखने के लिए. टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये भी आपको रीज़न बताना है ऐसा क्यों होता है. ठीक है. और फिर आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी दी है नीचे कि मेक अ कोलाज ऑफ रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड कॉनिफॉरस फॉरेस्ट. ये आपको कोलाज बनाना है. इन फॉरेस्ट की पिक्चर्स निकाल के उसका नोटबुक में लगाना है. और फिर कलेक्ट पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. राइट वन सेंटेंस बिलो ईच पिक्चर. यानी कि आपको पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स कलेक्ट करनी है अलग अलग पार्ट्स के जो वर्ल्ड में ग्रासलैंड और फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और उनके ऊपर एक एक सेंटेंस आपको हर एक पिक्चर पर लिखना है. ये दोनों ही एक्टिविटीज़ आपको नोटबुक में करनी है बच्चों. और इसकी जो वर्कशीट है वो मैं आपको भेज दूँगी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, वो भी आप कर लेना. और इस चैप्टर को आप एक बार ध्यान से खुद भी पढ़ें ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से
समझ आ जाए। और इसके अलावा आपको अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, गिव रीजंस भी आते हैं। तो आई होप कि आप लोग ये करेंगे। तो इसको आप पढ़ लेना और एक्सरसाइज कर लेना। थैंक यू सो मच।